आपकी हर फिल्म चल जाती है, आप सुपरस्टार हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चलने को ब्लू फिल्म में भी चल जाती है। आपको इंडस्ट्री में किससे हुई थी ये जलन जो आपने ये काला जादू चुना? 1,21,000 जाप किया मैंने, बिल्ली के मूंछ के बाल रख के, उड़द के 7 दाने रख के और कटा हुआ नींबू रख के और उड़ाना है उसको। बिलीफ आ गया था आपका इतना ज्यादा? आप शौच करने जाएंगे तो रक्त प्रवाह हो जाएगा। दिस इज स्कैरी सर। आपने 90s में न्यूड शूट भी कराया हुआ है। हाँ, पोर्नो फिल्म भी मेरी मजबूरी है भाई, क्या करूं। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, ना शक्ल से जानता हूँ, ना पर्सनली जानता हूँ। मेरे सामने आ जाए तो मुझे पता भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? काय का टैलेंट वैलेंट, क्या बात? लक है भाई। अरे अरे किसने आपको बोल दिया? लक इतना प्रबल हो जाता है कि वो टैलेंट मान लिया जाता है। अरे बहुत टैलेंटेड आदमी है यार। आपको रिग्रेट है किसी भी फिल्म का आज तक? वो रिग्रेट स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। 1 मिनट में यहाँ से उठ के चला जाऊंगा और किसी भी फिल्म से, किसी भी एक्टिंग से, किसी भी से भी कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा। यू आर अगेंस्ट ओम पुरी। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में उनका बहुत हाथ है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई हीरोइन बैठी हुई थी। अच्छा, कल फ्लाइट में? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे हृदय में आपके लिए वासना नहीं है। तो मैंने तो लड़की को बोला तो शर्माई गई, क्योंकि उसको आदत नहीं है सुनने की। बड़ी ऑड और टेढ़ी टेढ़ी किताबें पढ़ता हूँ। बैन किताबों का अलग सेक्शन है मेरी लाइफ में, जो इंडिया में बैंड है। इंडिया में, वर्ल्ड में बैन है। वो भी रखी है आपने? सर, आपका सफर शुरू होता है चाय चूरन बेचते। पटाखे की दुकान चलाई है और प्रॉफिट कमाया। 42 रुपए की पूंजी से मैंने कम से कम 84 रुपए से ज्यादा कमाए हैं। हाथ देखे आप? अरे तंत्र भी किया है, शमशान में भी बैठे हैं। ब्लैक मैजिक। हाँ, आपकी बड़ी पुरानी एड्स हैं। राजश्री पान मसाला। बड़ी गालियां पड़ी उसके। ड्यूरेक्स क्लोज फिट कंडोम, आपका सच्चा दोस्त। माँ बहन की तेरी, माँ का तेरी बहन। सर, आपके ही प्ले किए हुए किरदार में जहाँ संत कबीर आ रहे हैं, वहीं महात्मा गांधी भी आ रहे हैं और वहीं वीर सावरकर भी आ रहे हैं। जी, तीनों में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। आपको लगा कि यहाँ मेरी गलती थी, ये मैंने गलत किया? इस तरह के व्यक्ति से मुझे कंपेयर करके मेरा अपमान नहीं कर। सर, ऐसी ही कुछ टिप्पणी जब नसरुद्दीन शाह करते हैं, शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे नहीं पसंद, अमिताभ बच्चन, उन्होंने तो कोई भी ग्रेट फिल्म नहीं बनाई। जब तक मुंबई बॉम्बे थी, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। पाताल प्राणी बहुत प्रमुख थे, अंडरवर्ल्ड का चलता था। लेकिन जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ तो मुंबई का नंबर 9 हो गया, वो मंगल का नंबर हो गया, रखपात शुरू हो गया। सारे अटैक देखो कितने हुए वहाँ पर। स्त्री से पूछा विनम्रता से, क्या बोलती तू? स्त्री के मन में एक संशय जागा। उसने कहा, क्या मैं बोलूं? पुरुष ने कहा, सुन। सुना? फिर पुरुष ने कहा, आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, पगली सेक्स करने थोड़े ले जा रहा हूँ मैं। मुंबई हो सकता है छत ना प्रदान करे, मुंबई भूखे नहीं मरने देती। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट अन्नू कपूर जी को कौन नहीं जानता। हाँ, ये कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि आप इन्हें कैसे जानते हैं, क्योंकि भाई ये एक्टर हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, रेडियो जॉकी हैं एंड इवन टेलीविजन प्रेजेंटर तक रह चुके हैं। अपने करियर के 45 साल से ज़्यादा की जर्नी में 100 से ज़्यादा फिल्में दे चुके हैं। सो आई एम डैम श्योर कि आप सभी की यादें इनसे किसी ना किसी तरह से ज़रूर जुड़ी होंगी एंड यकीन मानिए हम वो सब खरीदेंगे। साथ ही जानेंगे बॉलीवुड के इंडस्ट्री के वो दफन राज जो कभी सामने नहीं आते, कैसा दलदल बन चुका है ये सब निकालेंगे। पर उससे पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बतलाइए में। जी, आज ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जब मैं घर से निकल रहा था, मैंने बताया कि मैं आपका पॉडकास्ट लेने जा रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम मेरे पापा भी खुश थे, मम्मी भी खुश थी, जी 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 बड़े भाई बहन और कजन्स, जी। सब ने बोला कि यार इनको सबने देखा है। हैं। सर, आपकी जर्नी 45 साल प्लस की हो चुकी है, इतने किरदार आपने निभाए हैं एज अ एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, जॉकी, टेलीविजन प्रेजेंटर। मुझे याद है सर अंताक्षरी जब मैं थोड़ा छोटा था बट इंटरेस्ट लेने लग गया था, रुचि आती थी मुझे जी उसमें। जी जी। तो सर, आपको कैसा लगता है, इतनी बड़ी यात्रा कर ली है, एकम्प्लिश्ड फील होता है, लगता है कि हाँ कुछ जीत लिया है, कुछ पा लिया है? नहीं, कभी नहीं। जीत का एहसास क्या अगर कभी फीलिंग आई भी हो जी, तो सामने उम्र के इस पड़ाव पे मृत्यु खड़ी हुई दिखाई देती है। और जिन लोगों को इस बात का अहंकार कभी हो गया कि आपके अंदर जीत आ गए, उसको एक बार शमशान का दरवाजा जरूर देखना चाहिए। सारी रियलिटी, सारी औकात धरी की धरी रह जाएगी। डेथ इज ओनली तो हाँ, इसलिए सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध। क्या हुआ? सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे जी। हाँ, इस युद्ध लड़ने की प्रक्रिया में ये ना भूलना कि जीवन को
आज तक कोई जीत नहीं पाया है। खुशी, आपने बोला खुशी भी नहीं हुई? कुछ जगहों के ऊपर आई जब अच्छा काम किया, जनता ने, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके मर्म को समझा जी। कि हाँ यार ये बंदा ठीक है। आज इतने सालों में इतना तो ज़रूर हो गया कि हाँ लोग मुझ पे विश्वास करने लगे Of course, कि यार अन्नू कपूर बोलेगा तो बकवास नहीं बोलेगा। और अगर वो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरे कुछ बात के प्रतिक्रियाओं के ऊपर बहुत गालियां भी दी, लेकिन गालियां देने के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रेमी थे कि अबे तुम वो किसी का अपमान नहीं कर रहा, उसने बिल्कुल विशुद्ध बात कही है। Correct. और अगर वही बात अंग्रेजी में बोल देते तो तुम लोग को कुछ नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। सर अभी वापस ये इमोशनल राइड हमारे पॉडकास्ट की ख़त्म करके, आपको अभी के एक्टर्स में आप शायद थोड़ा कम देखते हैं, मैं जहाँ तक शायद जानता मैं हूँ। देखता ही नहीं हूँ, तो ये सिनेमा- प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। सिनेमा सीरीज, मूवी, एड, कुछ भी नहीं? आप मुझसे पूछिए तो मैं बोल दूंगा कि अभी हाँ, आपको क्या अभी आपको क्या लगता है कि अभी के अभिनेताओं में ऐसा कौन है जो अगर पिछली सदी में भी जाए तो वहाँ भी सुपरस्टार कहला सकता है? नाम बोलो तो आप। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ। वो कौन है मुझे मालूम भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे मालूम भी नहीं है। हाँ, रणबीर तो ऋषि कपूर का लड़का है ना जी। इसलिए मैं जानता हूँ। और बाकी मैंने उनका कोई काम कभी देखा नहीं है। वो कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, मुझे क्या पता कि क्या मालूम है। सर ऐसी ही कुछ टिप्पणी जब नसरुद्दीन शाह करते हैं कि मैंने कोई ऐसी टिप्पणी की, ना, आपने देखा नहीं है? मैंने देखा ही नहीं। हाँ, तो आपने देखा नहीं है, ये अलग जब बात है। देखा ही नहीं तो मैं किसी के बारे में क्या बोल सकता हूँ भाई। करेक्ट। बट वो इसलिए घेरे में आते हैं नसरुद्दीन शाह कि वो बोलते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे नहीं पसंद, मैं पुष्पा नहीं देख पाया, मैं RRR नहीं देख पाया, मुझे ये फेक मैस्कुलिनिटी पसंद नहीं आती, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा जाना डिज़र्व नहीं करता था। इवन मैं बहुत नाम ले सकता हूँ, वो शायद बहुतों को ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन जनता ने तो, जिनके बारे में विचार वो बोल रहे हैं, जनता ने तो उनको सुपरस्टार बनाया है। तो ऐसा तो नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मत करो। अम्लानी द्रक्षा फलानी एक संस्कृत में है, अंगूर खट्टे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जिनके, अच्छा उनके बारे में ही क्यों बोल रहे हैं वो, बोलिए ना आप। वो ये सक्सेसफुल स्टार्स के बारे में ही क्यों बोलते हैं? कभी उन्होंने अपने श्रीमुख से कभी बोलने की कोशिश की है कि अच्छे एक्टर्स कौन कौन है इस फिल्म इंडस्ट्री में? कभी बोलने की कोशिश की नहीं। तो जब भी बोलोगे नकारात्मक ही बोलोगे। हाँ, और नकारात्मक ही बोलता है तो तुम्हारा वही छप जाता है फिर। करेक्ट। हाँ, ऐसा मत करो भाई, करेक्ट। क्योंकि इस कंट्री में तुम्हें भी बहुत हैम बोलने वाले बहुत लोग मौजूद हैं कि तुम हैम एक्टर हो। अभी भी हैं। तो ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। भाग्य ने, नियति ने इन 4-5 नामों को चुना है सुपरस्टार होने के लिए। ठीक है भाई, नियति ने चुना है। आपको उनका काम पसंद नहीं, आप बोल सकते मुझे उनका काम पसंद नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो आपके रास्ते थोड़े आ रहे हैं भाई। सर इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स करूं, मैं 90s में इतना स्टारडम देखा, एक समय से अलग अलग हमने स्टार बदलते देखे, 3-4 प्रमुख स्टार्स देखे। उनमें से आपको कौन पसंद था कि यार ये कभी भी आए, किसी भी सदी में आए, ये रूल कर सकता है? मैंने किसी के साथ, हो सकता है कुछ लोगों के साथ काम किया हो जी। लेकिन मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं अभी। अच्छा, हमेशा से ही कम देखी है? हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में, मैं बता भी रहा था उसको, वो 1971-72 का दौर था जिसमें सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की देखी हैं। मैंने, अगर मैं ये देखने जाऊँ, आप मुझे पुराने ज़माने के नाम लो तो मैं बताऊंगा उनकी कितनी फिल्में देखी। नाम लो पुराने। इन्हीं का स्टारडम राजेश खन्ना जी का? नहीं, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को छोड़ दो क्योंकि उनकी ही सबसे ज़्यादा फिल्में देखी है मैंने। अच्छा। और नाम लो आप। अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन की आप बात जी। करो। दीवार देखी है, अभिमान देखी है और सौदागर देखी है, बस। अच्छा, बस दैट्स इट। फिंगर्स में काउंट। हाँ। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ जोड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि हमेशा टैलेंट ने इंडस्ट्री को रूल किया है या थोड़ा लक नहीं कंपोनेंट नहीं रहा नहीं, है? लकी सब कुछ है, कुछ नहीं लके, काय का टैलेंट वैलेंट, क्या बात? लक है भाई। अरे अरे काय का, किसने आपको बोल दिया? लक इतना प्रबल हो जाता है कि वो टैलेंट मान लिया जाता है। अरे बहुत टैलेंटेड आदमी है यार। लक है, माया महा ठगनी हमका जानी, माया माया तेरे 3 नाम परसू परसा परसराम, यही है ना माया। पैसा जिसके पास है, शक्ति भी उसके पास आ गई है, और फिर
पॉडकास्टर ने चढ़ा दिया कि आप तो इतने बड़े, आपकी इतनी सारी सुपरहिट फिल्में हैं, आपकी हर फिल्म चल जाती है, आप सुपरस्टार हैं, लोग आपके इशारों पे जनता नाचती है जी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि चलने को ब्लू फिल्म में भी चल जाती हैं। तो ये भी दो सोचना चाहिए आपको। सर ब्लू फिल्म, आपको रिग्रेट है किसी भी फिल्म का आज तक? रिग्रेट? कुछ किरदार का जो आपने किया हो? अरे रिग्रेट तो बहुत होंगे यार, बहुत होंगे, लेकिन मजबूरी के वजह से करना पड़ा तो शुक्राना ही है यार। उस वजह से करने से दो वक्त की रोटी मिल गई, थोड़ा किचन चल गया, और क्या कर रहे हो? रिग्रेट मजबूरी रही। हाँ बस मजबूरी। एक चैप्टर आया था आपकी लाइफ में भी? अरे बहुत बार आते हैं यार, चैप्टर है। क्या था सर जब हार मानी हो आपने? हार तो नहीं मानी जैसा आई कैन सी, बट नहीं हार, जब मजबूरी ने कब कंधा खींचा? हार और जीत के बारे में सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ भाई, आप समझे नहीं। मैं वो मजदूर हूं जिसको मजदूरी करनी ही पड़ेगी। अपने बीवी बच्चों, अपने भरण पोषण करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, मुझे ठुमके लगाने ही पड़ेंगे, मुझे आपके पॉडकास्ट में बैठना ही पड़ेगा, मेरा प्रोड्यूसर मुझे पैसे नहीं देगा। आप समझ नहीं रहे। जी। मेरा भाग्य, मेरी नियति ऐसी है, तो मैं क्या करूं। अगर आप मुझे मेरी नियति बदल सकते हैं तो मैं 1 मिनट में यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, और किसी भी फिल्म से, किसी भी एक्टिंग से, किसी भी से भी कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा। 26,000 करोड़ रुपए दे दो, एक फिल्म में काम नहीं करूंगा, एक फिल्म नहीं देखूंगा, कुछ नहीं काम करूंगा, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से नहीं मिलूंगा मैं। सर हमारी नज़र में तो हर कलाकार कहता है कि मेरा पैशन है यार, मैं पैशन के लिए करता मेरा हूँ। कोई पैशन नहीं, मेरी मजबूरी है भाई, और क्या करूँ मैं, मजबूरी है, मजबूरी, घर चलाना है, कोई पैशन वैशन नहीं। मैं तो IAS करना चाहता था भाई। मैंने देखा आप सर्जन का भी आपका प्लान था बहुत नहीं, जो पुराने भी इंटरव्यू में। रिस्पेक्टेबल जॉब है, कुछ जगह पे उन्होंने सर्जन बोल दिया है, हाँ। तो शायद सर्जन के साथ उन्होंने एडिट कर दिया, ऐसा जो भी रिस्पेक्टेबल काम था। इस इंडस्ट्री से आपको परहेज था? न न परहेज कुछ नहीं था भाई, सपने भी नहीं थे, काय को भाई, इससे लेना देना क्या है। एक्टर सिंगर बनने का कभी सोचा नहीं लेकिन था? मजबूरी में आ गए ना, सभी वही करना पड़ा जो नहीं चाहते थे। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। वाह। या सर वापस आपकी अगर पर्सनल जर्नी पे आए फिल्म इंडस्ट्री से, तो नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड सब मिला, पर आपको ये लगता है थोड़ा लेट मिला? क्या विकी डोनर आपकी उतनी सर्वोपरि पिक्चर थी? क्योंकि उससे पहले हम इतने अच्छे अच्छे किरदार देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको समय से शिकायत? पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिला है कि जो मैं सोचूं? जीवन का जो सत्य है, जीवन की वास्तविकता से मैं इतना ज़्यादा जुड़ चुका हूं कि अब जो मिल गया है उसको स्वीकार कर ले, और जो नहीं मिला है उसका ज़्यादा अफसोस मत कर, उसमें लिपटा मत रहे, उसमें लिप्त मत रहे, आगे बढ़। सर मैंने यहीं से पूछता हूँ फिर कि बहुत लोग कहते हैं कि मुंबई देती है, मुंबई सबको देती है, समय पे देती है, पर सबको देती है, यहाँ कितना सत्य है? आपका मुंबई से कैसा रिलेशन था? नहीं, मुंबई देती तो है, देती है। मुंबई हो सकता है आपको छत ना प्रदान करे, मुंबई भूखे नहीं मरने देती। अच्छा, पेट जरूर भरेगी। मुंबई भूखा नहीं मरने देती, ना ना ना। मुंबई पे कृपा तो है। जब तक मुंबई बॉम्बे थी, हाँ, तब तक नंबर 8 था। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, इसलिए अंडरवर्ल्ड जो है, पाताल प्राणी बहुत प्रमुख थे, अंडरवर्ल्ड का चलता था, ठीक है। लेकिन जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ तो मुंबई का नंबर 9 हो गया, वो मंगल का नंबर हो गया, रक्तपात शुरू हो गया, सारे टेररिस्ट अटैक देखो कितने हुए वहाँ पर। अब ये जब हम ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, हाँ यार ये तो हो गया यार, हाँ सर। खून खराबा बहुत हुआ है जी। हाँ यार, आम आदमी इन्वॉल्व हो गया, आम आदमी मरा है वहाँ पर। इनका भी मैं आज लिंक पहली बार सुन रहा हूँ, और उत्तर पुत्र में भी ऐसी काफ़ी सारी मेरे ख्याल से आपने शंकाएं या मिसकंसेप्शन है, जो भी ऐसे मिथ हैं उन पे बात करी है। सब कुछ भाग्य आपसे करवा रहा है। ये आजीवक थ्योरी की जो बात करता हूँ, मक्खली गोशालक ने जो आज से 3000 साल पहले जो संप्रदाय का, और संप्रदाय की किताबें वापस कर दी गई क्योंकि पुरोहितों को लगा कि ये तो गड़बड़ कर देगा। हाँ। नियति नियति नियति, तुम्हारी नियति ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है दोस्त। अच्छा सर, ये बहुत चर्चित चीज़ें हैं, अक्सर ये तो आपने मतलब आप ही बहुत बार बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि यार हमारी टाइम की फिल्में थी, हमारे टाइम के गाने थे। क्या आप उन्हें सच में इतना अच्छा मानते हैं, या बस ये खामखा रोमांटिसाइज किया हुआ है कि भाई पुराने गाने, पुरानी फिल्में बहुत अच्छी थी? नहीं, पुराने गानों के अंदर
एक वेल डिफाइंड म्यूजिकल कंपोजिशन होती थी, ठीक है, और पोइट्री का जो थॉट होता था ना वो वेल डिफाइंड होता था। पर सर टाइम एडवांस हो रहा है, ये तो बढ़ना चाहिए था, बेटर होना चाहिए था। लेकिन नहीं, पोइट्री का बड़ा जो है मुझे ऐसा अगर बोलेंगे, पोइट्री अब पोइट्री ना रह के उस पोइट्री को आप साहित्य में रख सकते थे, लेकिन अब तुकबंदी हो गई है, तुकबंदी करनी पड़ती है। और दो शायर रह गए हैं अभी मेरे हिसाब से, जावेद अख्तर और गुलजार साहब। अब वो भी उम्र के उस पड़ाव के ऊपर हैं जहां यंगस्टर्स आके तुकबंदी में आते हैं, तुकबंदी करने लगते हैं। जहां पे शैलेंद्र हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, साहिर लुधियानवी हो, राजेंद्र कृष्ण हो, कैफी आजमी हो, वहां पे हम जब देखते हैं उनकी पोइट्री को, देखते हैं उनके सामने, क्या तुम तुकबंदी कर रहे हो यार? सर आपका सफ़र शुरू होता है चाय चूरन बेचते। उससे पहले मैं नीमच में, शिवपुरी में, माध्यमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हूँ। मेरी पढ़ाई फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में नहीं, डायरेक्ट तीसरी क्लास से मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा। जी सर, ऐसा सुना है कि मैं ज़रा सा सर ओवर स्मार्ट स्टूडेंट था, तो टीचर ने कहा कि बहन जी पहली और दूसरी क्लास में काय को भर्ती करवा रहे, इसके पास जो पढ़ाई है, इसका जो दिमाग है, तो तीसरी क्लास का। तो मेरा स्टडी तीसरी क्लास से शुरू हुई। तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट तो मैं आपको देखता हूँ। कैसे? मतलब सर आपने, मतलब जब चाय चूरन वाला भी किस्सा मैंने सुना था पूरा आपका, तब भी आपने बहुत ही कैलकुलेटिवली सब किया, ईमानदारी से किया, और उसके बाद भी आपने पैसा अरे बनाया। पटाखे की दुकान भी चलती 42,000 रुपए की कैपिटल से 42 रुपए की कैपिटल से, सॉरी, आजकल 1000 दिखने लगे मुझे। इसमें भी आपने काम किया हैं? है? पटाखे वटाखे रिलेटेड पटाखे की दुकान चलाई है और प्रॉफिट कमाया। 42 रुपए की पूंजी से मैंने कम से कम 84 रुपए से ज़्यादा कमाए हैं। तो सर आपने क्रक्स क्या निकाला आज तक कि भाई प्लान्ड चलना चाहिए, प्लान ए प्लान बी कुछ होता है नहीं होता, या बस डेस्टिनी के साथ चलो? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना काम करता रहा। मुझे वो प्लान करने का मौका भी डेस्टिनी ने नहीं दिया। जो आ रहा है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। आप कभी मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे अरे फलानी फिल्म आई थी मैंने छोड़ दी। नहीं, अरे मेरे भाग में ही नहीं थी भाई। मैं तो एक क्वेश्चन लेकर आया था कि आपको कोई रिग्रेट है किसी को नहीं नहीं नहीं, फिल्म को रिग्रेट छोड़ने बहुत का? सारी दूसरी चीज़ों का है। करियर में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, करियर में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। हाँ यार, उससे ना मिलता तो बहुत अच्छा हो जाता, ये रिग्रेट है। और वो रिग्रेट शायद स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। जो नियति ने दिया किया। हाँ नहीं यार, वो लड़की को मैंने दुख दिया यार। मेरे अंदर ये बहुत एक अजीब सा मेरे हृदय में है कि मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, मेरे ज़ात की वजह से किसी भी लड़की को, स्त्री को कष्ट पहुँचे, वो मेरी आत्मा बर्दाश्त नहीं करती है। अरे लड़की की बात है तो रुखसार रहमान की बात करो। रुखसार रहमान बहुत खूबसूरत हीरोइन है, उसकी बात करो। सर मैं मीम कल्चर को भी बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि जेंजी आजकल वही सब देखते हैं। तो आजकल सर आपकी बड़ी पुरानी एड्स हैं, बड़ी प्यारी एड्स है विद वेरी ग्रेट मैसेजेस। कुछ शुरू ऐसी होती है, ये बेटियां हैं, दान के लिए नहीं है, राजश्री पान मसाला, बड़ी गालियां पड़ी, और लास्ट में आता है राजश्री माँ पान बहन मसाला। की तेरी माँ का तेरी ठीक है यार। अच्छा आपने और देखा, सर हर एड के साथ मैसेज था, कभी ब्लड डोनेशन का, कभी बेबी को अडॉप्ट करो, कभी खून, और वो मैसेज रक्तदान। सही था? मैसेज हर किसी का सही था। और उसके बाद बरसों पहला, शायद 10-15 साल पुराना है, संदीप जी, वो मैसेज क्या था? वो राजश्री पान मसाला के लिए ऐड किया था। उसने कहा मैसेज के बाद ये बोलता है स्वाद में सोच है, लेकिन ध्यान किसी का मैसेज की तरफ नहीं गया। ध्यान किया नेगेटिविटी कितनी आ रही है। अरे तुझे क्या मतलब है? हाँ, राजश्री पान मसाला सर है। और मेरी एक ऐड और फिल्म जो थी वो ड्यूरेक्स कंडोम की, वो भी बहुत बहुत सच्चा ज्यादा। दोस्त वो है जो कवच की तरह खड़ा रहे, भाई है। देखो लोगों, हमारी एड फिल्म तक हिट हो जाती है, एड फिल्म हिट हो जाती है हमारी। बिल्कुल सर, यूट्यूब में मिलियंस पे इन पे वो है, रिएक्शन वीडियोस हैं। बहुत बहुत कुर्ता पहने हुए बैठे हैं, अपने समय के साथी कुछ इस तरह का। वो अच्छा अच्छा वो लड़का है। वो मैसेज के साथ बहुत प्यारा वो इंटीग्रेशन। आज हम करते हैं ब्रांड इंटीग्रेशन इन्फ्लुएंसर्स, बट वो था सर रियल इंटीग्रेशन, जहाँ पे शुरू कुछ होता है खत्म कुछ और। आपकी किसी से बैर है पूरी इंडस्ट्री में? ना किसी से नहीं। मैत्री कबीरा किससे खड़ा है? बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दो बैर। कोई दोस्ती नहीं है, इसलिए बैर भी नहीं है। सर मैंने जैसे आपको देखता हूँ, मैं कपिल शर्मा शो में आपके साथ सतीश पाल जी बैठे थे। हाँ, सतीश मुझे चला लगा गया। आपके साथ बड़ा प्यारा बॉन्ड है हाँ आपका। बिल्कुल, सतीश से अच्छा था, अच्छा मिलना जुलना था, अच्छी यारी दोस्ती थी। रूमी के साथ बहुत अच्छी यारी दोस्ती है, लेकिन ना कोई ऐसी दोस्ती है कि बैठे हुए हैं रोज़ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है 4 महीने में एक बार कभी फ़ोन आए, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, बस अपना काम ये है, आप ठीक ठाक रहो बस।
हम कभी कभी इंडस्ट्री में देखते हैं जैसे आमिर खान वो अपने घर में ऐसे महफिल बिठवा लेता है, सारे स्टार्स को बुलवा लेता है। क्या कुछ बॉलीवुड इनसाइडर हैं जो हमें नहीं पता और आप कुछ लीक्स देना चाहो कि भाई बॉलीवुड में ये भी होता है? नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं उनकी पार्टीज़ में ही नहीं जाता हूँ, मुझे पार्टीज़ का शौक नहीं है। अच्छा, पार्टी से अटेंड नहीं करते? नहीं 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 सर, मैं 7:30 8:30 बजे सो जाने वाला आदमी हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो टाइम भी चला गया जब शायद मजबूरी में जाना पड़ता होगा। और आज अगर मान लो ऐसी कोई इवेंट आ जाता है कि जाना ही है सोशल ऑब्लिगेशन के हाँ जी। लिए, तो मुझे बहुत मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, इसे इवेंट नहीं सर, मेरा घर जो है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे नेटवर्क, आपको नहीं लगता नेटवर्क बहुत काम आएंगे? आज किसी की थोड़ी बहुत गुलामी कर ली, थोड़ा बहुत गुलामी नहीं, थोड़ा बहुत किसी की मैत्री दिखा दी, कुछ एहसान कर दिया किसी पे। मुझसे कहते तो हैं जो वेल विशर, थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ाइए। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे नेटवर्क बढ़ाऊँ, क्या बोलूँ? मैं तो, आप बहुत अच्छे हो बस। जैसे आज ही आप शायद 2-4 स्टार की अगर तारीफ कर दो इस पॉडकास्ट में तो वो खुश हो जाएंगे और शायद कभी लिंक हो, कभी कुछ काम होगा, ताकि जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ उनकी तारीफ करके, एक तो मैं उनको झूठा, अपने आप को झूठा क्यों साबित करूँ? हाँ, मैं अपने आप को क्यों झूठा साबित करूं भाई? मैं उनको जानता ही नहीं हूं, ना शक्ल से जानता हूं, ना पर्सनली जानता हूं। मेरे सामने आ जाए तो मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, आपको कल बताऊं, आपको मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कल मेरे बगल में, जी, मैंने ऐसा नहीं, मैं आके इमीडिएटली थका हुआ आया था लखनऊ से परसों संडे को, और कल मंडे को इधर आ गया है। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई हीरोइन बैठी हुई थी। अच्छा, कल फ्लाइट में? जी, ठीक है, गौर से तो नहीं देखा, ठीक। लेकिन एक ग्लांस ही देखा तो ऐसा लगा कि कोई हीरोइन है। वो 1C के ऊपर बैठी हुई थी, मैं 1A के ऊपर था, और मैं आते ही झपकियां मारने लगा, बहुत थका हुआ था, नींद आ रही थी। बिल्कुल। 2C के ऊपर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इधर आ जाएंगे क्या? मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, बहुत अर्जेंट कोई बात कर रहा हाँ था। जी, हाँ जी। तो मुझे उसका बात समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि ये आपकी चेयर है क्या? हाँ। बिकॉज मैं एयरक्राफ्ट में, किस एयरक्राफ्ट में वो 787-300 है या LR है या 350-941 है, मुझे सारे एयरक्राफ्ट्स का बारे में पता है। तो मेरे ऑफिस वाले इतने अलर्ट रहते हैं कि एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी मुझे मालूम है। टू इंश्योर द सेफ्टी। अरे नहीं नहीं, सेफ्टी नहीं सर, मुझे Comfort. एयरक्राफ्ट, कौन से एयरक्राफ्ट में सीट का अरेंजमेंट्स क्या है, क्योंकि मैं फ्लाई बहुत करता हूँ। हाँ, करेक्ट। तो मुझे जब अमेरिका जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा पाता, या तो ज्यूरिक में रुक जाता हूँ, या लंदन में रुक जाता हूँ, पेरिस में रुक जाता हूँ, एम्स्टर्डम में रुक जाता हूँ, फ्रैंकफर्ट में रुक जाता हूँ। अच्छा। तो रुक के जाता हूँ। तो मुझे वो चाहिए, मुझे बिजनेस क्लास में फर्स्ट क्लास का मज़ा चाहिए। तो मैं वो फ्लाइट चुनता हूँ जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 और 1 हो। अच्छा, तो मैं अपनी, अब जो स्विस एयरलाइन क्या है, 4A या 4K सीट, जो वो थ्रोन सीट मानी जाती है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, मैं, लेकिन मेरा है अपना, मेरा कोई नहीं है, वो एक ही सीट है। प्राइवेट। हाँ, तो वो 2C वाले ने कहा मुझको कि मैं यहाँ आके बैठना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये आपकी सीट है क्या? मैं तो 1A के ऊपर बैठा हूँ। ठीक है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सोने में मैं बात कर रहा था, मुझे लगा कि या तो वो आदमी, बाद में मैंने रियलाइज़ किया, मैं तो सो ही गया एकदम पूरा। कब टेक ऑफ हुआ मालूम नहीं, कब लैंड हुआ, लैंड करते हुए तो आपको मतलब नहीं रहा कि देखूं, बात करूं यार? क्या बात करूं, मैं जानता ही नहीं उसको, तो मैं क्या बात करूं? इतना किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूं? इतना डिस्कनेक्ट फिर आपकी। अच्छा, मैं समझ गया आपकी पूरी। हाँ नहीं, मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूं? आप बहुत अच्छी हैं, नहीं पता। आप बहुत सुंदर हैं, नहीं, हाँ वो दिख सकता है। हाँ। आप बहुत सुंदर हैं। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, तो मैंने तो लड़की को बोला तो शर्मा ही गई, क्योंकि उसको आदत नहीं है सुनने की। कोई बोल दे, सही बात। कि इतना बोल रहे, आप तो बहुत सुंदर हैं, हाँ। कोई बोल्डली बोल दे, हाँ आप सुंदर हैं, है जी, आप तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे हृदय में आपके लिए वासना नहीं है, आपके सौंदर्यता की प्रशंसक हूँ मैं। अब जब ये हैं, अप्रोच है। मेरे हृदय में मेरे मस्तिष्क में आपके लिए वासनामय नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ आपकी सुंदरता की। ये तो विचार उनके बाप ने कभी सुना नहीं होगा, और ना ही किसी हीरो ने किसी फिल्म में। हाँ। इतने दिमागी नहीं है कि एक सीन लिखो इस तरह का। कि
तारीफ भी हो जाए और मैसेज भी गलत ना जाए, कुछ भी ऐसा नहीं, मैसेज नहीं है, आप गट चाहिए गट से कि भाई मैं आपकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन आपके शरीर को पाने की मेरी इच्छा नहीं है। कोई फेवर ऐसा सर कुछ हो ये, अरे आपकी गाड़ी मैंने देखी, कितनी सुंदर गाड़ी है भैया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं उससे जलने लगूं कि ये गाड़ी मेरी होती तो नहीं। ये आध्यात्म का कोई और सोपान है दोस्त। आपने कपिल शर्मा शो में हास्य तौर पे ही कहा था, बट वहाँ भी एक मैसेज निकला। आपने बोला कि जो विमेंस होती हैं वो मोनोगेमी होती हैं, बट जो मेंस होते हैं वो हर जगह वो करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये उनको कंप्लेनिंग polygamy ही है हाँ, हमारे हाँ, लिए। ये बाय नेचर जब हम पढ़ने लगते हैं, विज्ञान की बात करने लगते हैं, स्त्री के चरित्र की बात करने लगते हैं, साइको एनालिसिस करने लगते हैं, तो ऐसा पाया गया है। करेक्ट। ऐसा पाया गया है। तो ये अगेन वुमेंस के लिए तो ये बेकार है। हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, लेट्स से मैं आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर सर, तो मैं किसी के साथ अगर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 13 साल लाइफ जीऊँगा, तो अगर हमारे साइकोलॉजिकली आप कहते हैं कि ये है हमारे साथ, तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे कैसे कंट्रोल ही करना है। वासनाएं उफान मारेंगी, वासनाओं को अपने हृदय तक ही रखना है। कभी अपने पार्टनर के साथ बताने की कोशिश मत कीजिएगा, हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कीजिए, और पूरे समर्पित के, मैं आपको कहूँगा पूरा समर्पण अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी के साथ ही रखना। और कभी किसी और दूसरी स्त्री को देख के मन में वासना की हिलोरें लहर मारने लगे जी, तो छुपाने की कोशिश करना, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। वो हिलोरे मारेंगे। मार सकते हैं, नहीं मारे तो बहुत अच्छी और बात अच्छा है। शिक्षा तो यही दूंगा तो सर रिश्तों में पर्दा, है। रिश्तों में पर्दा लाएं ऐसा। हाँ हाँ, क्योंकि वरना रिश्तों में को अगर सच में आप जाने लगेंगे तो गृहस्थी सत्यानाश हो जाएगी। तो ऐसा कुछ काम नहीं कीजिए कि जो लड़की आपसे प्रेम करती है अगर वो करने लगेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है उसके हृदय में किसी पुरुष को देख के वासना जाग पड़े और वो आपसे बताने बैठ गई, आप कभी उसको छू भी नहीं पाएंगे। करेक्ट। इसलिए कुछ चीज़ें पर्दे में ही ठीक है, कुछ चीज़ों को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। गड़बड़ मत करो। सर मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं आपकी बहन से मिला हुआ हूँ, सीमा कपूर जी से मैं मिला हूँ। लास्ट टाइम वो दिल्ली आई थी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो हम मिले थे बाकायदा। और इसी कड़ी में जब मैं उनके लिए प्लान कर रहा था तो मैंने पढ़ा था कि उनकी भी हिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे रहे जहाँ पे सेम कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, हाँ। जहाँ आपकी हेटरेट बहुत दिखी गई थी, मीडिया में बहुत आई थी, व्हेन यू वर अगेंस्ट ओमपुरी साहब। हाँ, उन्होंने मेरी बहन को धोखा दिया। मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने में उनका बहुत हाथ है। ये हम जानेंगे सीमा कपूर जी के साथ हाँ। जल्दी जब हम बैठेंगे। सर उत्तर दा पुत्र, एवरीथिंग अबाउट नॉर्थ, आप अपनी लाइफ में कुछ फॉलो करते हैं कभी कुछ भी? अभी जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं जब फ्राइडे को काम करता हूँ, अब मुसलमान बहुत खुश है, जुमा है, हाँ। जिंदगी के अहम सारे काम फ्राइडे को हुए हैं। मूवी लॉन्च आपकी नहीं, फ्राइडे हुए हैं। तो घर वाले भी कहते हैं फ्राइडे को कर लीजिए। मैंने ठीक है, मेरे बाप का क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या 15 प्रूफ दे देते हैं तो, और मैं देखता हूँ हाँ फ्राइडे को ठीक हो रहा है, ओके ना, नो प्रॉब्लम। मेरे को लगता है ये सारे बिलीफ जो हैं ये सारे एक बिलीफ नहीं है, ऐसा हो रहा है। इन्होंने कहा कि फ्राइडे को ही कर लेते हैं, मैंने कहा अच्छा कर लो। रिजल्ट ठीक आया, इन्होंने दूसरी बार कहा, फिर रिजल्ट ठीक आ गया, मैंने अच्छा ठीक फ्राइडे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंसी नहीं हूँ। पर सर जैसे यही सब बिलीफ है, ये क्या मैनिफेस्टेशन से जोड़ते हो? आप मैनिफेस्ट भी नहीं करते कुछ नहीं। आप कभी देखते हो कि मैं वहाँ पे हूँ, मैं इतने करोड़ों का मालिक हूँ, या मैं ये जीत चुका हूँ, ये गाड़ी में बैठा हुआ हूँ? नहीं, कभी मैं- manifest करने- अगर मेरे सपने भी हैं तो मेरे सपने 26,000 करोड़ के सपने होंगे ना यार। मैं उस गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी कितने की आएगी? 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 15 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी ना। अगर सपने देखना है तो सपनों में कंगाली मत करो भाई। जो फाल्कन 2000 फाल्कन है वो आज थिंक 217 करोड़ रुपए का है। 217 करोड़, अगर मैं टैक्स लगाना बैठूं तो वो 257 के करोड़ के आ जाएगा। वो फाल्कन 2000 जो है। और एक और कौन सा वो है, डी से नाम आता है उसका, वो भी मेरे को एयरक्राफ्ट बहुत पसंद है। अच्छा 26,000 करोड़ ही क्यों, मतलब 26 क्यों? बस ऐसे 30 8 50? नंबर, अब इसको ऐसे ही समझ लो, 8 नंबर जो है शनि का नंबर है, उच्च कोटि का शनि है। 12वें घर में बैठे हो, अभी क्या कर रहे हो? अरे बात है सर ये तो यहाँ भी इंसाइटफुल है इतना। टाइम पास करने के लिए तो सर ये भी पढ़ा है कि यहाँ भी गहन किया है क्या आपने? अध्ययन थोड़ा बहुत अध्ययन किया ना, केजी क्लास का ही किया, लेकिन किया तो है ना। ज्योतिष विद्या हाँ, इन सब हाँ, वास्तु में केमिस्ट्री भी भी किया है। हाथ देखे हैं आप? अरे तंत्र भी किया है, शमशान में भी बैठे हैं। ब्लैक मैजिक। हाँ, शमशान नहीं, उसको तंत्र की विद्या बोलते हैं।
तंत्र की विद्या है। और एक बात ध्यान रखना, अभी मेरा हेलुसिनेशन भी हो सकता है, लेकिन वो मिट्टी की डबुलिया में छेद करने के बाद अंदर दिया रख के और बिल्ली के मूंछ के बाल रख के, उड़द के 7 दाने रख के और कटा हुआ नींबू रख के और उड़ाना है उसको। मैं मंत्री भी बता सकता हूँ। आपको इंडस्ट्री में किससे हुई थी ये जलन ईर्ष्या जो आपने ये काला जादू चुना? नहीं, ये तो मैं तब बच्चा था, 8वीं क्लास में था तब तो की क्या मोटो क्या था आपका ये करने का? नहीं, सीखना था, अच्छा, सीखना था। बस जिज्ञासा। लेकिन जब मेरी माताजी को पता पड़ा तो मेरी माताजी ने कहा कि बेटा हम लोग तो प्रेम मार्गी हैं, हमारा मार्ग तंत्र का मंत्र का मार्ग नहीं है, हम तो प्रेम मार्गी हैं बेटा, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। सर वो 8वीं क्लास में वो जो भी पीरियड रहा होगा इस टाइम का, सर कुछ कुछ आने लगा था। हाँ, अच्छा, रिजल्ट भी देख रहे थे क्या आप? सर आने लगा था सर इतना आने लगा था कि आप शौच करने जाएंगे तो रक्त प्रवाह हो जाएगा। यस सर। तब मेरी मदर को जब पता पड़ा, दिस इज स्कैरी सर। हाँ सर 1,21,000 जाप किया मैंने, और मैं, मेरी मदर की सहेली जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, कैनेडियन थे, उनके साथ रहता था मैं। क्रिश्चियनिटी, बाइबल पढ़ना सवेरे जी, और उस टाइम के ऊपर एक किताब हाथ में पड़ गई तो मंत्र का वो जाप करना होता, और वो सब करके मुझे ऐसा लगा कि मैं पलकों से अगरबत्ती मोमबत्ती बुझा दूंगा। शिट। ऑकल्ट साइंस पे बिलीफ आ गया था आपका इतना ज़्यादा? जो सामने देख रहा हूँ। हाँ, फिर तो आना ही था। नहीं कर, वो देख रहा हूँ ना जी। कुत्ता मर गया, जिसको फूल सुंघाया वो कुत्ता मर गया बस के नीचे आके। तब झटके लगने शुरू हुए। तो थोड़ा बहुत तो अनुभव लिया है ना इन सारी चीज़ों का, लेकिन बहुत बहुत आभारी हूँ मैं नियति का और एग्जिस्टेंस का। उसने मुझे इस रास्ते पे जाने नहीं दिया। मैं तो प्रेम मार्गी हूँ, तो प्रेम हूँ, हमारा इन सब चीज़ों से क्या मतलब। आप स्वयं नहीं मानते, पर आपका थोड़ा ये बिलीफ है कि हाँ शायद वास्तु काम करता है, शायद ज्योतिष विद्या काम करती है, शायद न्यूमरोलॉजी करती होगी, लेकिन अभी इसको विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। साइंस नहीं कर सकते, इतना खोज नहीं हुई है, इतना कुछ प्रूवन सिद्ध नहीं हो पाया है, अभी अनुमान है। भगवान भी अनुमान है, विज्ञान ही भगवान है, भगवान ही अनुमान है। शायद आप ही की लाइन है कि भगवान इंसान की सबसे खूबसूरत रचना है। गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन एंड मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम मनुष्य भगवान से ऊंचा कुछ सोच ही नहीं सकते थे, इसलिए हमारे सारे भगवान हमारी तरह ही क्रोधित रहने वाले लोग हैं, हमारी तरह ही जेलसी रखने वाले हैं, हमारी तरह ही लड़ने वाले हैं। और हमने तो अपने भगवानों को सोने चांदी से लाद के सामने रखा है, क्योंकि मन में हमारी अपनी इच्छा सोने चांदी से लदे रहने की है ना। अच्छा, पता नहीं सर कितना इंटेंडेड क्वेश्चन है, बट आपको लगने लगा कि थोड़ा फिल्टर ज़रूरी है इस समाज के लिए, या ट्रांसपेरेंट रहना बेस्ट है? ट्रांसपेरेंट होना तो ठीक है, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी बहुत मर्यादा लांघना ना पड़े, इसका ख्याल रखना अपने समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि मुझे आप अनफिल्टर्ड बेबाक बहुत पसंद है। 140 करोड़ की आबादी है जी, और कहीं ना कहीं एक इस बात का घमंड भी है भारतीयों में कि हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा पुरानी है। जी, ये घमंड भी है। सीना चौड़ा करते हैं। हमारा धर्म सबसे ज़्यादा पुराना है, इस बात का घमंड है। और फिर जब पूछा जाता है कि फिर 1100 साल गुलामी के क्यों कटे, तो कहते अरे हस्ती मिटती नहीं हमारी, बड़ी कोशिश की लेकिन अभी तक हैं। वो ठीक है, लेकिन गुलाम क्यों रहे तुम? तुम्हारी तो प्रधानता थी। ये गड़बड़ आगे नहीं हो, इसके लिए सचेत रहना है। हमें अपने भूत से, अपने पास्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। जो गलतियां पहले कर दी, अब उन गलतियों को नहीं करना है। जी। आपकी आस्था, आपका विश्वास, वो जितना पर्सनल रहेगा उतना ही देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देश सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। अब मैं ये आरएसएस की भाषा बोल रहा हूं, इसलिए प्लीज मुझे ऐसा किसी के साथ आप एसोसिएट करने की कोशिश ना करना। हाँ,
संयोग की बात है कि अगर मैं बोलता राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो मेरे और उनके विचार इस संबंध में मेल खाते हैं। तो दो लोगों के विचार मेल खाते हैं, वो है, मैं हूं। सर आपने थोड़ा फुल स्टॉप क्यों लिया? अगर राजनीति आ भी जाती, क्योंकि आप 70 के हैं, एकदम अप्रोप्रिएट एज है, यंगस्टर से लेके हर कोई आपको कभी चाहेगा। भी आज तक, इवन जवानी में भी, नेवर राजनीति में कभी मेरा कोई रुझान था ही नहीं। आईएएस करना चाहता था, कोई रिस्पेक्टेबल जॉब करना चाहता था, एक्टिंग लाइन में भी कोई रुझान नहीं था, लेकिन राजनीति में कोई रुझान नहीं था ना। बिल्कुल क्यों नहीं सर? सर, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है भैया। अरे सर आप में है, नहीं है। आप बोलने वक्ता से तो अच्छे हैं, आप देश प्रेमी हैं। नहीं, देश प्रेमी होना बहुत अलग बात है जी। राजनीतिक होना अलग बात है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा। ये मैंने डायलॉग का इस्तेमाल किया था। एक 2003 में मेरी एक कोई काउंट डाउन करके एक सीरियल आती थी, मैं और सुधीर पांडे उसमें कहते थे, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उस मोनिका मैडम ने कि वो ऐसा कुछ कहता है कि तुमको फिर जेल हो जाएगी, तुम्हारी छवि निकल के बाहर आ जाएगी, तो तुम क्या करोगे जी। तो वो दूसरा आदमी कहता है, अरे पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। तो ये चौधरी बलवान सिंह कहता है, मैं पॉलिटिक्स में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ। सर Contradiction। उस वक्त मैंने ये कमेंट मारा था, वो कैरेक्टर का, मैं पॉलिटिक्स में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ। और लोगों ने इस बात को नोट किया था जी। बट ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, राजनीति के लायक नहीं हूँ, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, राजनीति की जो प्रतिभा होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं है। ओके सर, मैं डिसएग्री करूंगा, बट क्योंकि मैं आपको चाहूंगा ऐसे जो युवाओं की तरह सोच पाए। नहीं, युवाओं की तरह सोच पाऊंगा, युवाओं को मार्गदर्शन दे सकता हूं। और मार्गदर्शन देने का मतलब ये नहीं कि आइए जी मैं आपको पढ़ाने बैठा हूं, मैं तो अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकता हूं, ताकि उनके मन की जो हृदय की और मानसिक जो गुत्थियां हैं, शायद अगर मैं तोड़ने में सक्षम हो जाऊं तो मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूं। इसलिए जो युवा है कहीं ना कहीं वो मुझे प्यार तो करता है, इतना मुझे मालूम है। बिल्कुल करता है, बहुत वो मेरी फिल्में देखे या नहीं देखे, मैं इतना कह सकता हूं मेरे देश के युवा के बारे में कि वो बेशक उसकी नज़र में कुछ स्टार जो बड़े बड़े फिल्मों के स्टार्स हैं, वो उनको प्रेम करता हो, वो उनका दीवाना हो, परंतु अगर आज वोटिंग करा ली जाए कि एक्स की बात पे यकीन करोगे कि अन्नू कपूर की बात पे यकीन करोगे, तो हो सकता है कि वोट मेरे फेवर में पड़ जाए। क्योंकि सर मैंने आपको कितने मंचों पे सुना है, मैं जश्न देखता जाता था प्रगति मैदान, इसी वही जगह है आज यहाँ भी जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने आपको सुना है, मैंने आपको टीवी पे देखा है, मैंने आपको अच्छे अच्छे ये टीवी सीरियल्स जो सिंगर्स के आते हैं वहाँ पे सुना है। तो सर वो ऑथेंटिसिटी और वो पुराना काम देख के आज भी लगता है कि हाँ ये सर्वोपरि है। और आपने जैसे देशभक्त की बात करी, मैं अगर अभी भी मुन्नी बदनाम गाना शुरू करूँ तो आप अभी जोड़ सकते हैं? हाँ, तो वो तो मैंने किया ही है, वो यूट्यूब के ऊपर मिल जाए। वो एक आइटम था, मैंने कहा देखो, तो एक बार में क्या हो गया था, मैं एक संगीत की प्रतियोगिता का एंकर कर रहा था जी। सिलेक्शन भी मेरा ही था, प्रोग्राम भी मेरा ही था, शायद गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम था। सो एक व्यक्ति आया और उसने कहा, 3 कैटेगरी बना दी थी कि एक फिल्मी गाना कर दो, आप एक सूफी गाना कर दो और एक फोक गाना कर दो, इस तरह का कुछ 3 कैटेगरी के अंदर कर दिया। तो वो सूफी गाने के अंदर उसने एक गाना शुरू किया, तेरी दीवानी दीवानी मर गई मैं बल गई मैं दीवानी, कैलाश खेर का कोई गाना। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं ऑडिशन के दौरान मैंने कहा इसको इसकी जगह पे सूफी सेक्शन में कोई और गाना गा ले, सूफी संतों की वाणी कर दे, कुछ भी कर दे। Correct। अगर निर्गुण वाणी भी बोलेगा, सूफी और निर्गुण में फ़र्क है, वो कभी फिर मिलोगे तो मैं बताऊंगा बड़े आपस में। जी सर। नहीं सर, ये तो सूफी है सर। मैंने समझाने की कोशिश की, लिजित पे अड़ा रहा वो। हाँ। तो गवर्नमेंट के कलेक्टर वगैरह में कहा सर छोड़िए ना, अड़ा है, जाने दीजिए आप उसको, जो इलाजी और जसपिंदर जी जो भी पॉइंट्स देंगी वो हो जाएगा। अब जब शो जिस दिन हुआ, जैसे उसका टर्न आया उसने गाना गाया, 15,000 लोग अभय प्रशाल में बैठे हुए थे इन दोनों। हाँ। तो दोनों समझदार हैं, उन्होंने कहा कि ये सूफी कहाँ से आ गया भाई। हाँ। तेरी दीवानी दीवानी मर गई मैं, लुट गई मैं, सड़ गई मैं, तेरी दीवानी।
उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भैया ये कैसे हो सकता है, इला दोस्त है, इला अन्नू कैसे हो सकता है। हाँ। मैंने कहा, मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि ये सूफी में नहीं जाएगा, लेकिन माने ही नहीं। आपको जो पॉइंट देने दे दीजिए। कहने हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो मैंने कहा, इस बच्चे को मैंने समझाने की कोशिश की, आप 15,000 लोग अभय प्रशाल में इंदौर में बैठे हुए हैं, जी। आप जो गाना बोलोगे उसका इंटरप्रिटेशन मैं सूफी में कर दूंगा। बोलो कितना एक्सट्रीम। कि वो सूफी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा बोलो, तो उस टाइम के वो गाना चला था, आती क्या खंडाला। अच्छा। तो मैंने उसकी पूरी व्याख्या को सूफी में बदल दिया कि आती क्या खंडाला, क्या बोलती तू। मतलब पुरुष होने के बाद भी पुरुष का दम्भ छोड़ दिया और स्त्री से पूछा विनम्रता के साथ, क्या बोलती तू। इस विनम्रता को देखकर स्त्री के मन में एक संशय जागा। उसने कहा, क्या मैं बोलूं। वाह। पुरुष ने कहा, सुन। स्त्री हमेशा क्या सुना। फिर पुरुष ने कहा, आती क्या खंडाला। पूछा। पुरुष ने पूछा, आती क्या खंडाला। कंसेंट। इस वक्तव्य के ऊपर अचानक संशय जाग पड़ा और लड़की ने कहा, बालिका ने, क्या करूं, आके में खंडाला। लड़के के मन में लगा कि लड़की डाउट कर रही है, इसलिए व्याख्या करने की चेष्टा की। सुना, आती क्या खंडाला। लड़की ने कहा, क्या करूं, आके में खंडाला। प्रश्न वाजिब था। लड़के ने उत्तर दिया, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, पगली सेक्स करने थोड़े ले जा रहा हूं मैं। कोई भी गाना। तो फिर उसके बाद किसी एक फंक्शन में, शायद बिग एफएम का ही था, तो मैंने कहा, गाना आप कोई भी गाइए, मैं गाऊं। आपके हृदय में अगर कोई गाना है तो उसको आप गाना कोई भी गाइए, मैं वंदे मातरम के अंदर ले जाऊं। मैं करूं शुरू। जी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सा रे मा पा नि सा रे बा मा रे सा, बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बन के देश राग से आप आराम से वंदे मातरम में जा सकते हैं। हाँ। वो मैंने पकड़ा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, उन्हें भी आपने कैरी किया था। बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बन के देसरा शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। अभी क्या लोगों को हाँ, मैंने कहा यार ये तो भाव थे जो मैंने कर दिए। अब मीम मटेरियल बना दिया है, अब मीम मटेरियल बना दिया। कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ का मीम मटेरियल बनाना। सही बात है। हाँ, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, और मेरे हिसाब से होना भी वही चाहिए था। जी। अरे क्या कविता है, यूनिफाइड करती है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। सफलाम भी बोल सकते थे पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन उन्होंने कहा वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे उत्तम कर्मों का ही फल हो। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी कर्म किए आप उसका फल दो। अच्छा। मेरे अच्छे कर्मों का ही फल सुफल देना। बहुत जिगरे वाली बात है सर। ये फिल्म भी जो बात करती है ना, कर्म और भाग्य की बात करती है, तो कर्म को हम तुलना करते हैं कि अच्छे कर्म हो हमारे, तो शायद हमारा भाग्य ठीक है, लेकिन भाग्य के अंतर ही सारे कर्म निहित रहते हैं। भाग्य के बाहर जाके आप कुछ नहीं कहे कि आपका भाग्य में लिखा हो दाऊद इब्राहिम बनना। हाँ। और आप वाल्मीकि बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सर, आपके ही प्ले किए हुए किरदार में जहाँ संत कबीर आ रहे हैं, वहीं महात्मा गांधी भी आ रहे हैं और वहीं वीर सावरकर भी आ रहे हैं। हाँ, जी। ये कॉन्ट्रास्ट भी कहीं नहीं देखा मैंने बॉलीवुड में, नहीं क्योंकि कोई जब इन्हें फॉलो करता है तो वो उनका कट्टरवाद कहलाना चाहता है, फिर वो चाहता है कि मैं उसी से जुड़ूं ताकि मेरी प्रमोशन प्रबल हो और मेरा नाम उसी के साथ जुड़ा जाए। पर आपने तीनों किरदार करे, तीनों में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। आपने कुछ लर्निंग ली या आपको लगा कि यार यहाँ मेरी गलती थी, ये मैंने गलत किया, मेरे विचार इन्हीं से मिलते हैं, मेरे को सिर्फ गांधी करना चाहिए था, सिर्फ सावरकर करना चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो एक वहाँ पे एक अभिनेता था, इत्तेफाक से वीर सावरकर करते हुए मैंने वीर सावरकर की एक कविता सुन ली थी
उस कविता का थोड़ा बहुत हिंदी में अनुवाद करके उसके डायलॉग बना डाले, और प्रियदर्शन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने डायलॉग को का सीन रखा है। वो बाहर आते हैं, जेल की काल कोठरी से आते हैं, तो प्रभुदेवा और मोहनलाल साउथ के सुपरस्टार हैं, वो पूछते हैं, मलयालम में पूछते हैं, और इससे पहले एक सीन गया है जहां दादा बोलते हैं कि मैं मलयालम समझ लेता हूं, बोल नहीं पाता हूं। तो वो पूछते हैं, दादा ये यंत्रणा के दिन कैसे गुजारे? जी। ये प्रश्न बनाया अच्छा। और राइटर से लिखवाया। अब जो मैं डायलॉग है वो वीर सावरकर की एक कविता का भावार्थ है। ओके। कि दादा ये यंत्रणा के दिन कैसे गुजारे? तब वो बोलते हैं दादा कि अत्याचार और यंत्रणा के दमघोटू माहौल में जीवन और आशा की केवल एक ही किरण दिखाई देती थी, और वो था मेरी कोठरी के बाहर चिड़ियों का चहचहाना और बुलबुल की बोली। कोई इनको सुनता तो यही कहता कि जिसकी कोठरी के बाहर बुलबुल भी देशभक्ति के गीत गाता हो, वो कोठरी वीर सावरकर की होगी। हाँ सर, ये भाव तो या सर, ये जिसकी कोठरी के बाहर बुलबुल भी देशभक्ति के गीत गाता हो, वो कोठरी वीर सावरकर की होगी। और ये देशभक्त कह रहा है, पॉलिटिशियन नहीं कह रहा है, कोई बाबा साधु सन्यासी हिंदुत्व का ज्ञान देने वाला नहीं कह रहा है कोई, ना ना ना। जिसके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति आप जो हैं, जिस हाल में हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पे आप मातृभूमि के गौरव का कारण बनिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ जी। तो मैं तो अपनी आवाज़ लौह कलम करता रहूँगा। फैज़ का शेर है, चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहलें तड़प ले रोलें, अपने अजदाद की मीरास है माजूर हैं हम। जिस्म पर कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं, फ़िक्र महबूस है गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। ये उन्होंने कम्युनिस्ट रजीम के टाइम पे लिखा था। तो आज के संदर्भ में ना देखा जाए, आज के संदर्भ में मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि पल पल की कुछ भी बात किस तरह से भी कह देता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी, उस वक्त की कविता है लिखी हुई। फैज़ अहमद फैज़ एक क्रांतिकारी जी। और बहुत उच्च और उत्तम कोटि के शायर, जिनके ऊपर जिनकी एक कविता ने, एक नज़्म ने उर्दू शायरी को एक नई दिशा दी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरा महबूब न मांग। हाँ, ये भी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैं न चाहा था फ़कत यूं हो जाए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फिर उन्होंने रेड लाइट एरिया को की तरफ देखते हुए, स्त्री की दुर्दशा को देखते हुए, नारी के ऊपर जो पुरुषों ने अत्याचार किए हैं, नारी की दुर्गत की है, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशम अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशम अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा कूचाओ बाजार में बिकते हुए जिस्म, खून में लिपटे हुए और खाक में लिपटे हुए और खून में नहलाए हुए, लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सर, यहाँ एक कंप्लेंट जो आ रही है वो मेल साइड से जा रही है फीमेल को। कंप्लेंट नहीं है, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि मैंने मुझसे अब जिस तरह की मोहब्बत तू मुझसे उम्मीद कर रही है, मैंने स्त्रियों की इतनी दुर्दशा देख रही है कि मेरा ध्यान सारा उधर गया। अरे सर, ये तो आइकॉनिक है। मैंने जब देखा नारियों के शरीर बिकते हुए, चिथड़े चिथड़े होते हुए, तो मैं क्या करूं, मेरी नजर वहां चली गई, मेरा ध्यान उधर चला गया। अरे सर,
ये कंप्लेंट नहीं है, मुझसे पहली सी मोहब्बत क्योंकि मेरा ध्यान जो है अब नारी की दुर्दशा की तरफ चला गया है, मेरा ध्यान अब रोमांस में नहीं रह गया है। सर कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आपकी बेटर हाफ ने भी सजेस्ट किए हैं हमें, जी जी बोलिए। मैं उन पे आ रहा हूँ थोड़ा। इंडस्ट्री में अक्सर ये भी देखा गया है कि अन्नू कपूर थोड़े मुश्किल हैं साथ में काम करने से, लाइक कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो सकता है थोड़ा हेजिटेट करते हो कि यार इनको लें या ना लें, आपको लगता है ऐसा कुछ सोच हो सकती है किसी आप मेरे प्रोड्यूसर से पूछिए, क्यों भैया कहाँ गए संदीप जी? की? संदीप जी अभी लेटेस्ट है, आपको मैं काम करने के लिए डिफिकल्ट आदमी लगा क्या? आप शायद इसलिए बोल रहे हैं कि आपने जो 40 दिन से मेरा पेमेंट रोका हुआ था तो मैंने आपकी शूटिंग रोक दी, तो आपने कहा अन्नू कपूर डिफिकल्ट टू वर्क। अच्छा है, जो पैसा मार रहे हो, पैसा दे नहीं रहे हो, और इंडस्ट्री में होता है सर मैं होने नहीं देता। बैड डेट? मैं होने नहीं देता। आप स्टबर क्या मतलब क्या आप एक्शन ले सकते कुछ नहीं सर, आप जो भी है, आप ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, इनके साथ जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फिल्म साइन करने के वक्त कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। सर 9:30 से 10 बजे के बीच में मैं मेकअप के साथ आपके सेट पे रेडी हो जाऊंगा, 7:30 बजे मैं कैमरा छोड़ के चला जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। आप शिकायत क्यों कर रहे हो? और वो आप फॉलो करोगे? हाँ बिल्कुल फॉलो करूँगा। टाइम पे आएंगे तो टाइम से लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो अपने ही रूल तोड़ देता हूँ, लेकिन फॉलो करता हूँ। इसलिए मुझे कोई सवेरे 7 बजे का कॉल है, अबे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ जाके प्रोड्यूसर से। कॉन्ट्रैक्ट तो 9:30 से 10 बजे के बीच में है ना। एक और टू बी सुपरस्टार जिसे हम कहते थे गोविंदा, शायद उनके भी डाउनफॉल में बहुत लोग यही कंप्लेन करते हैं कि वो टाइमली नहीं आते थे, टाइमली नहीं जाते थे। सर यू कैन नॉट कंपेयर मी विद, वो तो सुपरस्टार था। सर आप भी हैं, मैं तो मैं कितना हीरो आइडियलाइज था, सुपरस्टार था, लेकिन उस नहीं आप मेरे को कंपेयर कर नहीं सकते। मैं हाईली डिसिप्लिन्ड और बहुत ही कमिटेड आदमी हूँ। आप एक किसी इस तरह के व्यक्ति से मुझे कंपेयर करके मेरा अपमान नहीं करिए। अरे अच्छा, दैट वे नो नो सर, नहीं बिल्कुल नहीं, टोटली अपोलोजाइज। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा था कि नहीं मैं नहीं कर रहा। अच्छा। मैं नहीं चाहता कि, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, बहुत कमिटेड हूँ अपने प्रोड्यूसर के पैसे के लिए, अपने डायरेक्टर के लिए। मैं किसी डायरेक्टर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक मेरी वजह से मेरे किसी प्रोड्यूसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सर मेरा अब ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है इन सारे आपके आंसरों से कि आपकी दिनचर्या क्या है फिर, क्योंकि आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, आप न्यूज़ भी नहीं देखते, आप पॉलिटिक्स में रुचि नहीं बहुत रखते। बिजी आदमी हूँ। किस चीज़ में बिजी हो? सवेरे मेरे अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, मैं अपना क्रिएटिव काम करता रहे, बाप रे थक तो जाता आप हूँ। कंज्यूम नहीं करते कुछ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जितना अगर आप कोई लिखता भी है तो पहले कंज्यूम करता है फिर अच्छा लिख पाता है, कि कोई अच्छा वक्ता भी होता है तो मेरा पहले सुनता है। पढ़ने का शौक है मुझे। अच्छा, मैं जब सवेरे उठता हूँ तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता हूँ, रात को सोते वक्त कुछ पढ़ रहा होता हूँ। मेरे आप कभी ऑफिस में आइए तो किताबें ही किताबें, और कुछ भी पढ़ सकता हूँ। मैं फिक्शन थोड़ा कम पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा, हिस्ट्री के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, साइंस के अंदर मेरी ज़्यादा, और बड़ी ऑड और टेढ़ी टेढ़ी किताबें पढ़ता हूँ। बैन किताबों का अलग सेक्शन है मेरी लाइब्रेरी, जो इंडिया में बैन है? इंडिया में, वर्ल्ड में बैन है। वो भी रखी है आपने? मेरे बेटे ने 1-2 किताबें ला के दी हैं। अच्छा सर, अब आप थोड़ा बस ये इस चीज़ अवेयर होंगे कि बॉलीवुड की कलेक्शन काफ़ी कम हो चुकी हैं, बॉलीवुड की फिल्में पिट रही हैं। अब जैसा होता था ना कि हम साल में सुनते थे कि यार 2-3 फिल्में फ्लॉप हो गई, अब हम सुनते हैं साल में 2-3 फिल्में हिट हुई हैं। देखिए ये क्या चेंज आ गया है? सवाल पहले भी पूछा गया है, और स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो पहले भी हिट फिल्मों का परसेंटेज 5 से भी कम था, आज भी वही होगा एवरेज। हाँ नहीं, ये सब बेकार की लागत बातें। बढ़ी है फिर? नहीं, लागत बढ़ी हो गई है, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ी हो गई, अननेसेसरी आप पैसा लगाने लगे हैं फिल्म के अंदर। तो सर आप मतलब इसके लिए क्या मैसेज है उत्तर द पुत्र के लिए? लाइक फैमिली फिल्म तो है ऑफ कोर्स। उत्तर द पुत्र यूनिवर्सल फिल्म है, फैमिली की फिल्म है। एक फैमिली को चलाने वाले जो लोग हैं, फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं, जिन भय की परिस्थितियों से निकलते हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं गुजरे होंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की चेष्टा में रहे होंगे, आशान्वित रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा के साथ, हमारे बच्चों के साथ, बच्चे को मेरे स्टडी में ठीक हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक कैरेक्टर कहानी गढ़ी गई है, जो एक तरफ फिजिक्स है, एक तरफ ये सारे मेटाफिजिक्स की चीज़ें हैं, अकल्ट साइंस की चीज़ें हैं, न्यूमरोलॉजी हैं, और कैसे एक आदमी विषम परिस्थितियों में फंसकर, परिवार को मुसीबत में डालकर आगे बढ़ता है,
अब वो जीतता है या हारता है, यही हमारे उत्तर द पुत्र की कहानी है। वाह सर, मैं अपने पिताजी को लेके जा सकता हूँ, वो खुद ज्योतिष हैं? हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। ठीक है, वो कंप्लेन तो नहीं करेंगे कि बच्चों यार? का नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, किसी का अपमान नहीं किया है। अच्छा। किसी विद्या का, के अंक शास्त्र का, के एस्ट्रोलॉजी का, खगोल शास्त्री का, के हस्तरेखा का, के तंत्र का, किसी का कोई अपमान नहीं है। यही तो इस फिल्म की खासियत है। और कमोड का क्या रीज़न है सर? कमोड का वही है, उन्होंने वो सोचा था संदीप जी ने कि एक इस तरह का पोस्टर बनाऊंगा कि उत्तर के, उसको उत्तर का अटका हुआ, कि उत्तर की दिशा में बैठ के ही शौच करूंगा मैं। कुछ लोगों के लिए ये एक्सट्रीम हो सकता है, बट शायद ये बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि आपने बताया हुआ है हाँ। कि आपने 90s में न्यूड शूट भी कराया हुआ है। हाँ हाँ, अरे तो है, पोर्नो फिल्म भी, सेमाई पोर्नो फिल्म भी की है। पैसे के लिए क्या कर रहे हो, वो फिर कहानी सुनाएंगे, अभी तो टाइम हो गया है। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, बताइए, thank you. बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैंने खुद आश्वासन लिया है अन्नू कपूर जी से कि रिप्लाईज आएंगे, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।